and welcome. You're watching Dr. Speak with me, Rukma, and Jyotika. Good afternoon to you, Jyotika. Good afternoon. Namaskar. स्वागत है आपका Dr. Speak में. And over the next 1 hour, our experts who will be joining us on Zoom and Skype will be answering all your queries on COVID-19. What are the steps you need to take? What are the measures that you can implement at the easiest? And even as lockdown measures ease further and further. जी बिल्कुल, और अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ बने रहेंगे और हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश अभी हो जाएंगे। हमारे प्रोड्यूसर अभी उनको फ्लैश करेंगे। फोन उठाइए, हमारे साथ जुड़िए और कोविड-19 से जुड़े जितने भी आपके पास सवाल है, भ्रम है, भ्रांतियां हैं या इस माहौल से जुड़ी हुई आपकी कोई भी परेशानी आपके मन में है, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम ले चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स तक आपकी उन तमाम परेशानियों को जो आपका जवाब देंगे। आप हमारे साथ फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और आपके सवाल हम एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करेंगे। चलिए हम आपका तारुफ करा देते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सूद हैं, डीन एंड प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। डॉक्टर अनिल गुर्तू हैं, प्रोफेसर एंड HOD मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर परमजीत सिंह है, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। तीनों डॉक्टर्स को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में। डॉक्टर गुर्तू, आपसे शुरुआत करते हैं। लगातार बार बार टेस्टिंग की बात हो रही है और ये टेस्टिंग करने का ही नतीजा है कि हमारे जो आंकड़े हैं, फिर चाहे वो रिकवरी रेट की बात की जाए या फिर डेथ रेट की बात की जाए, वो बेहतर स्थिति में है और हम एक बेहतर पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि अब जैसे जैसे अनलॉक और ज़्यादा आगे बढ़ता है, तमाम जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, आप बाहर स्टेप आउट करते हैं तो जाहिर है आप ज़्यादा एक्सपोजर को फेस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से अगर टेस्टिंग की बात को आगे बढ़ाएं? तो टेस्टिंग की बात को अगर आगे बढ़ाएं तो एक चीज़ जो साफ हो जाती है वो ये है कि मैं तो टर्शरी केयर बड़े अस्पतालों में बैठकर कोविड मरीजों का इलाज करता हूं। जो आते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं, लेकिन ये उतनी प्राथमिकता का सवाल नहीं है आज। अगर हम एक पॉपुलेशन या सामाजिक तौर पे के दृष्टिकोण से इस कोविड पैंडेमिक पर नजर डालें तो उससे ज्यादा जरूरी यह है कि अगर एक मरीज मेरे पास अस्पताल में आके इलाज करवाता है मेरे से, तो उससे अभी जैसे ICMR वगैरह की स्टडीज से पता लगा है कि 30 के करीब और 20 से 30 ऐसे हैं जो कि जिनको कोई लक्षण ही नहीं है, तो जो हमारे तक नहीं पहुंचते अस्पतालों में। अब ये जो 30 लोग हैं, 20 से 30 लोग हैं जो हर एक मरीज के पीछे हैं और समाज में हैं और जिनको कोई लक्षण नहीं है, तो हम अस्पताल भी नहीं आ रहे। ये 20 से 30 लोग हैं जो कि आगे संक्रमण फैला रहे हैं या फैलाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए आगे फैल रहा है। तो ये जब तक हम 20 से 30 लोगों को नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ने का मतलब इनका टेस्ट करके इनको नहीं पता लगाएंगे कि इनको है ये संक्रमण, तब तक वो जो एक मरीज आ रहा है हमारे, उसका कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि अस्पताल में मरीज आते ही जाएंगे। तो अभी जो प्राथमिकता का विषय है, प्राथमिकता का जो सवाल है वो यह है कि एक सर्वेलेंस सिस्टम, जिसमें कि जो आपने अभी कहा टेस्टिंग ही प्राथमिक हमारे पास हथियार है इस वक्त। टेस्ट करके, ट्रेस करके उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स आए हैं आगे, आसपास और पीछे के दौर में, उन सब का पता लगा के उनको आइसोलेट, अगर उनको लक्षण है तो आइसोलेट करना है और नहीं है तो क्वारंटाइन करना है। तो ये जो सर्वेलेंस सिस्टम बना है, जो कि कम्युनिटी में है, जो कि समाज में है, वो प्राथमिकता का विषय बनता जाएगा जैसे जैसे फेस्टिवल्स आएंगे। दूसरा जो है वो है व्यवहारिक बदलाव। हमें अपना व्यवहार बदलना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर परमजीत सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। एसिम्प्टोमेटिक हैं और आपको कोई लक्षण नहीं है, आपको कैसे ट्रेस किया जाए? आप खुद अपने आप को ट्रेस करके आगे आए। अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं या आपको लगता है कि आप किसी के संपर्क में आए हैं, तो आप आगे बढ़कर टेस्ट कराएं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि अब जैसे जैसे स्थिति हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हम इससे भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप?
एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या प्री सिम्टोमेटिक हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में उनको इन्फेक्शन हो चुका है, तो इनको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि पेशेंट उनको जो खुद ही नहीं पता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब किसी की अगर मान लिया कि किसी के कांटेक्ट में आया है, तो यूजली अगर कोई पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है तो यूजली हम उससे कहते हैं कि 5 डेज बाद उसकी जो है टेस्टिंग होनी चाहिए, तब तक उसको जो है आइसोलेशन में रहना चाहिए। तो इसको जो पकड़ पाना कि जो एसिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टोमेटिक है, तो एसिम्टोमेटिक की तो बात अलग है। हमने तो कुछ केसेस में ऐसा देखा है कि जिनको एक्चुअल में सिम्टम्स आ रहे हैं, वो बहुत सारे मरीज ऐसे हैं कि वो अस्पताल में नहीं आना चाहते हैं, बिल्कुल ना वो अपनी ऑफिशियल टेस्टिंग कराना चाहते हैं, वो अपना घर पे इलाज करना चाहते हैं, वो आइसोलेट नहीं होना चाहते। आइसोलेशन से उनको डर लगता है कि हमको आइसोलेट कर दिया जाएगा, सोशल स्टिग्मा हो जाता है उनके ऊपर कि ये पॉजिटिव हो गए हैं। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो लोग हॉस्पिटल नहीं आना चाहते हैं, अपना इलाज नहीं कराना चाहते हैं, घर पे ही अपना ट्रीटमेंट करें। कुछ लोगों तो ऐसे भी नोटिस में आए कि घर पे ही उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था की अपनी, उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से भी कम था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरा रिस्क लेते हुए ट्रीटमेंट करते हुए घर पे इंजेक्शन लगवाए, घर पे ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, लेकिन अस्पताल आने से लोग कतरा रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। Right. Coming to you, Dr. Sood, as Dr. Gurtu has said, the primary focus right now, as it is spreading so fast and spreading so hugely, particularly in over here in India, the primary focus is a monitoring tool and a proper surveillance system. Would you agree? Yes, I agree that a proper monitoring is required, and also the laxity is not permissible, because earlier in the lockdown when it started, when in April we counted that the corona patient count is 1 to 2 million, and after that whopping rise up to 28 million by 10th September, and it is still rising. So that is happening because of the laxity and the continuous monitoring, and more than monitoring, system is consolidating day by day. But the main problem is that people who were more careful, they have the now tendency of taking chances. They are mixing up in the gathering. People are removing their masks, and social distancing they are not observing. इसके जो 4 मंत्र हैं जो हम शुरू से बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, आप मास्क पहने, हाई रिस्क एरियाज के अंदर डबल मास्क पहने, या आप जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस हैं, या आप अपनी सोशल गैदरिंग के लिए। अभी हमको ये टाइम काफी हो गया है, 8 से 9 महीने, और हम इसको लैक्स करते जा रहे हैं कंडीशंस को, ये सोच के कि अवेयरनेस बड़ी होगी। बड़ी भी है अवेयरनेस, काफी अवेयरनेस बढ़ गई है, बट उसको फॉलो जिस तरीके से पूरी पब्लिक कर रही थी अब नहीं कर रही, और इसकी वजह से हमारे जो नंबर बढ़ रहे हैं। और ये फॉर्चुनेट है कि अब सीवियरिटी डिजीज की पहले से कम है। हमारे जो 11-12 स्ट्रेन्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिल्ली जैसे हम बात कर रहे हैं, 2 स्ट्रेन डोमिनेट कर रहे थे। जो मई में स्ट्रेन था वो जुलाई में थोड़ा सा चेंज हो गया, उसमें म्यूटेशंस हो रही हैं, म्यूटेशन वर्स की तरफ भी हो सकती हैं, कम विरुलेंट स्ट्रेन भी हो सकता है। तो मोर्टेलिटी जो पूरे वर्ल्ड में 4% है, अगर इंडिया में हम 1% और 2% के बीच में रख पा रहे हैं तो ये एक अचीवमेंट तो है। हमारी रिकवरी रेट में भी हम नंबर 1 हैं, बट अगर हमारे केसेस के अंदर भी हम नंबर 1 हो जाएंगे तो एक ये खराब सिचुएशन है जी। तो इसलिए मॉनिटरिंग, कंटेनमेंट जोन्स और अवेयरनेस जो सब दी गई है मीडिया से, सोशल मीडिया से, उसको फॉलो करने में जो लैक्सिटी है और उसको अडहेयर करने में, और जो सोशल टैबू ना लग जाए। हमारे को जो डर है कि हमको लोग बोलेंगे इसको तो कोरोना हो गया, इसके साथ मत बैठो, तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए लोग इसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। और इससे एक रॉन्ग मैसेज भी जा रहा है कि अब मोर्टेलिटी कम हो गई है तो चलो घर में ही बैठ जाते हैं। और ऑक्सीजन भी मॉनिटर नहीं कर रहे कई लोग, और ऑक्सीजन अगर ड्रॉप होना शुरू हो जाए बहुत डेंजरस सिचुएशन में जा सकते हैं। राइट डॉक्टर गुर्तू, आपके पास आएंगे एक सवाल के साथ। ऑनलाइन हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि माय सिस्टर इज हैविंग कॉफ एंड वॉमिटिंग 2 times फ्रॉम येस्टरडे। आफ्टर वॉमिटिंग शी इज हैविंग पेन इन हर थ्रोट। कैन यू प्लीज टेल मी इफ इट इज नॉर्मल फ्लू और कैन इट बी कोविड? शेर सिंह कुमावत जी पूछना चाह रहे हैं।
So to differentiate normal flu from COVID is a bit difficult and not relevant today, because the issue is we have to pick up every COVID case we can today and then deal with it appropriately, either isolate, quarantine, or treat. So if she has cough since 2 days and it ends up in vomiting, often cough which is very strong or very severe ends up in vomiting. That's quite normal for coughs to end up in vomiting. The main thing is that, does she have fever? Does she have fatigue, tiredness, loss of energy, body aches and pains, muscle aches and pains, loss of appetite? If she has fever or any two of these other symptoms along with cough, then she should get herself tested for COVID. If it is just dry cough and just one day comes once in a while, located in the throat, then she can just wait and see. Don't go out, don't mix up, wait and see over the next 1 day or 2 days. If it develops further, particularly if fever sets in, or fatigue, tiredness, loss of energy, body aches, loss of appetite, loss of smell and taste, any of these two appear, then she should definitely get herself tested. Otherwise, dry cough, acute in onset, more localized in throat, could be just an allergic or sort of a hypersensitivity reaction to some environmental stimulus. So it's better to wait and watch until then. Keep herself to the house, do not go out. And over the next 24 hours, if it does not improve, go to the hospital and get yourself tested. If it improves, fine. Right now we have a caller, Gopal Sharma from Jaipur. Gopal ji, आपका प्रश्न पूछिए. मेरे साथ मेरी वाइफ को कोरोना हुआ था. उनकी एज 65 साल है. वो 22 तारीख को एडमिट करवाया था कोविड हॉस्पिटल में. तो अभी उनको 30 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया. लेकिन अभी तक भी क्या उनकी हल्की सी खांसी है. अब हमारे को क्या दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या क्या करना चाहिए? होम क्वारंटाइन है अभी. जी. Well, Dr. Sood, if you would like to answer. देखिए, ये जो पोस्ट कोविड है, हमारा पूरा इम्यून सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी के अंदर थोड़ी वीकनेस आ जाती है, और हमारे लंग्स जो हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शंस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. और इन्होंने एक्सरे कराया है या नहीं कराया है चेस्ट का, ये भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि खांसी ठीक नहीं हुई है, बुखार ठीक हो गया है. ये जो हमारी जो इसकी पैथोलॉजी है, जो ये हमारी बॉडी को कोरोना अफेक्ट करता है, वो एक इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी है, और उसमें क्लॉट्स बनते हैं, जिसमें एक ऑर्गन नहीं, कई ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें एक लंग एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और उसके साथ साथ आपका लिवर, आपका हार्ट, आपकी किडनीज, ये सब अफेक्ट हो सकती हैं. और इसलिए ये मान लेना कि 14 दिन के बाद आप लोग घर आ गए, और एडमिट किया था तो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी तो थी इनकी, इसीलिए आजकल एडमिशन कर रहे हैं. नहीं तो होम क्वारंटाइन होता है, या फिर घर में कोई फेवरेबल कंडीशंस ना हो आइसोलेशन की. तो अब क्योंकि इनके सिम्टम्स जो हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स मेरे ख्याल से चल ही रहा होगा इनका. डॉक्टर से जो टर्बिटोलिन या कुछ और कफ सिरप है, जिसमें कफ के जो म्यूकस के प्लग्स हैं वो थोड़े लूज रहे, वो ये ले ही रहे होंगे. पर उसके बाद भी इनको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि दूसरे इन्फेक्शंस कोविड के बाद भी होने के इंसिडेंसेस आए हैं, और कॉम्प्लिकेशंस होने के भी इंसिडेंसेस आए हैं. तो जहां तक इनके दो क्वेश्चन है कि ये ठीक हो चुके हैं या नहीं, सिर्फ बुखार से ठीक हो जाना, ठीक होना नहीं होता. आपको मॉनिटरिंग में रहना है, और डॉक्टर का फॉलोअप तो आपको चाहिए ही. अब ये कहना कि दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, ये वाली बात तो ठीक नहीं है. आप जहां पे आप अपना फॉलोअप करवा रहे हैं, उधर ही आप अपना फर्दर सिम्टम्स बताइए. जिन्होंने आपको देखा है, दवाइयां दी हैं, वो बेस्ट जानते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कैसे किया, और वही बेस्ट जानते हैं कि आगे आपका कौन सा इन्वेस्टिगेशन होना है, और कैसे आपको आगे फॉलो किया जाएगा, और किन दवाइयों के साथ किया. जी, डॉक्टर परमजीत, आपके पास आएंगे एक सवाल के साथ. ये हिंदी में पूछना चाह रहे हैं. आजकल कोरोना से ठीक होने के बाद टेस्ट नहीं होता है,
और लोग अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर देते हैं, जैसे ऑफिस आना जाना या एक्सेट्रा, तो क्या उनसे कोविड-19 का खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर आप विस्तार से इस पॉइंट को बताएं ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। जब कोरोना शुरू में स्टार्ट हुआ था तो डिस्चार्ज, जो आईसीएमआर की डिस्चार्ज पॉलिसी थी, उसमें हम पेशेंट को 14 दिन के बाद 2 बार टेस्ट करते थे। 2 बार लगातार 24 घंटे के बाद नेगेटिव आता था, तब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे स्ट्रेटेजीज इवॉल्व हुई तो आईसीएमआर की जो नई स्ट्रेटेजी आई है उसमें हम पेशेंट जो सीवियर कैटेगरी में है उसको तो हम रीटेस्टिंग करते हैं डिस्चार्ज से पहले, लेकिन जो माइल्ड या मॉडरेट वाली कैटेगरी में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी हम रीटेस्टिंग नहीं करते हैं। यूजुअली पेशेंट को हॉस्पिटल में 10 दिन के आसपास रखते हैं, जिसमें पेशेंट आखिरी के 3 दिन में बिल्कुल ठीक होना चाहिए, पेशेंट को बुखार नहीं होना चाहिए और पेशेंट की सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल जो है विदाउट ऑक्सीजन 95 के अबव होना चाहिए, कोई और पेशेंट को मेजर परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो 10 डेज हॉस्पिटल में रहने के बाद में और उसके बाद 7 डेज का होम आइसोलेशन पेशेंट को कहा जाता है, तो टोटल 17 डेज पेशेंट को कंप्लीट करने होते हैं इसमें। तो यूजुअली जो स्टडीज में देखा गया है, जो माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट हैं यूजुअली जो है 10 डेज के बाद में दूसरों के लिए नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आईसीएमआर की जो पॉलिसी है वो टेस्टिंग ना कराने की है। जो सीवियर कैटेगरी वाले हैं, जिनको की कोई कोमॉर्बिडिटीज है, क्रोनिक रीनल फेलियर है, डायबिटीज है या कुछ और परेशानी है जो सीवियर कैटेगरी में प्रेजेंट हुए हैं, उनको यूजुअली हमको जो है आईसीएमआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें जो है रीटेस्ट कराना पड़ता है, उनको नेगेटिव करके ही हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। Right. Coming to you, Dr. Gurtu, adding to what Dr. Paramjeet has said, there's we have a visitor on our social media website who says that who thanks all doctors for all their efforts during this pandemic, but he says that common people are not taking the guidelines very seriously. And would you say that is true? And how lightly exactly can we take it, considering that we are traveling in closed spaces like the metro? And also when it was clearly said that it could be, the virus could be present and passed on through the air as well. What is the latest on that front? Yeah, so the latest on this front, and this front is an ever-changing front, is that of course virus can travel through air, but it doesn't fly, it doesn't have wings, it doesn't fly into the air like a bird. So you don't be that scared of that. Predominantly, everything else considered, the current evidence says that predominantly this is a droplet infection, droplet transmission. Within 2 meters of distance, 15 minutes of contact time without mask. That is the main, almost 90-95% of transmissions are occurring that way. Okay. There is, as he said, through air, aerosols. However, he must be very clear that aerosolized transmission occurs only under very limited, definite conditions, which are: 1, it must be a completely enclosed space, bilkul band, without ventilation and cross air movement, जिसमें की space, जिसमें की ventilation नहीं है. 1, that is the most important thing for aerosolization to transmission to occur. 2, it must be crowded, उसमें भीड़ होनी चाहिए. एक बहुत ही बंद छोटा कमरा जिसके अंदर वेंटिलेशन, खिड़कियां, दरवाजे वगैरह नहीं खुले हैं, क्रॉस ट्रांसमिशन हवा का नहीं है और बहुत भीड़ है अंदर और कोई मास्क नहीं लगाए हुए है और 15 मिनट से ज्यादा वो सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं उस बंद कमरे में बिना वेंटिलेशन के. दिस इज द स्पेस, दिस इज द मीडियम अंडर विच द एरोसोलाइज्ड ट्रांसमिशन occurs टू कॉमन पब्लिक. डॉक्टर्स के लिए अलग है, हमारे पास और भी वजह है जैसे वेंटिलेशन के वक्त वगैरह वगैरह, बट जनरल पब्लिक के लिए तो इंडोर स्पेसेस जहां भी आपको लगे कि घुटन सी है, आप मत जाइए अंदर. कोई भी स्पेस में घुसते घुटन लगे, बहुत भीड़ भाड़ लगे, लोग बहुत करीबी बनाए हुए हैं एक दूसरे से, वेंटिलेशन नहीं है, खिड़कियां बंद हैं या है ही नहीं, मत जाइए, उसमें दूर रहिए. यही है एरोसोलाइजेशन का मतलब, बचने का इससे. बाकी आम तौर पे एरोसोलाइजेशन से, अगर आप आउटडोर्स हैं, बाहर हैं, पार्क में हैं, खुली जगह पर हैं, वहां एरोसोलाइजेशन से ट्रांसमिशन का कोई खतरा नहीं है अगर आप दूरी बनाए हुए हैं, भीड़ भाड़ से अलग हैं. कमरों के, बंद कमरों के अंदर, बिना वेंटिलेशन के कमरों के अंदर ही एरोसोलाइजेशन, ये जो आप ये बता रहे हैं, हवा से फैलता है. अदरवाइज इतना नहीं जितना कि ड्रॉपलेट से, यानी 2 मीटर बिना मास्क के 15 मिनट से ज्यादा अगर कांटेक्ट है तो उसमें ज्यादा फैल रहा है, तो उससे बचें. जी
बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर गुर्तू आपने बताई है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, सागर हैं पुणे से। सागर, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड जी। आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी, गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल ये है सर, मेरे दो सवाल है एक्चुअली। एक सवाल ऐसा है कि अभी रिसेंटली मैं वर्किंग में हूँ, तो हम लोग N95 का मास्क यूज करते हैं। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि 5 मास्क यूज कर रहे हैं, मतलब आज के दिन वो मास्क पहन लिया तो वो मास्क आके फिर रख देने का, और दूसरा नया मास्क यूज करने का, फिर तीसरे दिन तीसरा मास्क, चौथे दिन चौथा मास्क, और वो जो पहले सोमवार के दिन जो यूज किया वो 72 आवर्स के बाद वो मास्क फिर यूज कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर थे उनसे कंसल्ट करने के बाद किया। इसके पहले क्या करते थे कि 2 मास्क यूज करते थे, और पहला जो 2 मास्क यूज किया जॉब से आने के बाद वो गर्म पानी में से निकाल के फिर रख देते थे, फिर दूसरे दिन दूसरा मास्क यूज करके वो भी गर्म पानी से रख के अल्टरनेट दिन यूज करते थे। सर, तो हमें ये क्लैरिफिकेशन प्लीज चाहिए था कि N95 मास्क या कितने दिन यूज करना चाहिए, मतलब 5 बार यूज किया उसके बाद फेंक देना चाहिए, या फिर वो गर्म पानी में निकाल के वो आप कंटिन्यूअसली 30 दिन तक यूज कर सकते हैं। ये एक सवाल था। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि सर, मैं जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे मैं सीनियर है, तो जो सीनियर है उनके बेटे को वो पॉजिटिव निकला था, लेकिन मंडे तो हम ऐसे ऑफिशियल काम के लिए हम उनके संपर्क में आए थे, लेकिन वैसे तो हमको किसी को भी कोई सिम्टम्स नहीं है। हम अपने आप को क्वारंटाइन भी कर लिया था। तो वो जो सीनियर है उन्होंने अभी उनका टेस्ट करवा लिया, तो वो दोनों भी हस्बैंड वाइफ निगेटिव आए हैं। हालांकि उनके जो बेटे हैं वो पॉजिटिव है, उनको भी कोई सिम्टम्स नहीं है। तो हमारे केस में मतलब हम भी फिट लग रहे हैं, हमको भी कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। तो फिर अभी वो उनका रिपोर्ट निगेटिव आया, तो हमको भी क्या टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं, या फिर नॉर्मल रहना चाहिए? ठीक है सागर जी, हम दोनों सवाल आपके लेते हैं। पहले डॉक्टर राजीव सूद आपके पास आते हैं पहले सवाल के साथ। N95 मास्क का इस्तेमाल कैसे किया जाए? जैसे कि इनका कहना है कि ये 5 मास्क इन्होंने शुरू किए हुए हैं यूज करने, और उस जो पहले मास्क की बारी आती है वो 5वें दिन या 6ठे दिन आती है, उसे वो धूप में सुखा देते हैं गर्म पानी में से निकाल के। व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ यूसेज ऑफ मास्क, N95 और नॉर्मल दोनों? हिंदी में जवाब दीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि आपको जो मास्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका पार्ट है कोविड की केयर के लिए और प्रिवेंशन के लिए। अब इस पे आ जाएं कि कौन से टाइप का मास्क आपको पहनना है। आपको सिंपल मास्क जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काफी है, अनलेस आप कहीं क्लोज प्रॉक्सिमिटी या गैदरिंग्स में जाते हैं या हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर को तो आपको डबल मास्क भी पहनना पड़ेगा और फेस शील्ड का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वो सिर्फ नाक और मुंह नहीं है, आंखें भी हैं। तो उससे भी जहाँ भी H2 रिसेप्टर होते हैं जहाँ से एंट्री हो सकती है, ये सारी जगहें प्रोटेक्ट होनी पड़ेंगी जो हाई रिस्क सचमुच एरिया हैं। और इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टैक्ट टाइम कितना रह रहा है। अगर आपका कॉन्टैक्ट टाइम 20 मिनट से कम है, किसी के साथ आप बात करें, अवॉइड करें, कम से कम एक्सपोजर करें, क्योंकि जो भी आपको मिलता है जनरल पब्लिक में अननोन आदमी, उसको आप पोटेंशियल कोविड कैरियर मान सकते हैं, क्योंकि कई लोग एसिम्प्टोमेटिक घूम रहे हैं। और जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मास्क को ये 5वें दिन या चौथे दिन उसका नंबर आ रहा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और इसके अंदर इसको मास्क को एंटीसेप्टिक या किसी चीज से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उसमें डैमेज हो जाता है। और अगर आपको कहीं ज्यादा प्रॉब्लम लगती है, आप N95 मास्क के ऊपर भी आप दूसरा मास्क, सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं। और अदरवाइज सिंपल घर के बना हुआ कपड़े का मास्क भी सफिशिएंट है जनरल पब्लिक के लिए। और जैसे अभी चर्चा हुई कि आपको क्लोज कंपार्टमेंट्स में जहाँ पे सेंट्रल एसी हैं या ऐसी स्पेसेस है जहाँ पे हवा का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, वहां पे तो आपको मास्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सिर्फ बिना मास्क के, जैसा कि अभी रूल भी बन गया ट्रैफिक का, अगर कार में आप अकेले हैं तो बिना मास्क के रह सकते हैं, वेंटिलेटेड घर के अंदर अकेले हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हैं तो बिना मास्क के रह सकते हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मास्क के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, हम फोमाइट्स के बारे में इसके साथ साथ भूलते जा रहे हैं। हम जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो चीज के ऊपर भी वायरस हो सकता है, और वही हाथ जब हम अपने फेस के ऊपर या नोज के ऊपर, एवरेज आदमी अपने फेस को
दिन में 20-25 बार टच कर ही लेता है, ये एवरेज है। तो इसलिए भी मास्क पहनना जरूरी है, जिससे कि जब वो टच हो तो वो हमारे नोज और मुंह के में टच ना हो जाए। और फोमाइट्स की केयर, फोमाइट्स होते हैं जिन चीजों को हम टच करते हैं, कोरोना वाला टच करेगा, उसके बाद दरवाजे के हैंडल हैं, प्लास्टिक की सर्फेसेस हैं, या कोई भी सर्फेसेस हैं, या इवन स्टेशनरी या करेंसी है। तो जिन चीजों को एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ जाते हैं, जो हैंडलिंग होती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मास्क दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका बैरियर है, दूसरा उसकी केयर, उसको रोटेट करना जैसे ये ऑलरेडी कर रहे हैं, और तीसरी बात ये है कि ये हमारे फोमाइट से अगर हम गलती से हाथ को टच कर दें तो हम हैंड हाइजीन की तो बात करते हैं कि हम बार बार हाथ धोएंगे, पर इन बिटवीन उससे पहले अगर हमने फेस में उसको टच किया तो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मास्क के लिए। और दूसरी बात आती है कि इनका जो सामना हुआ है या इंटरेक्शन हुआ है कोविड पॉजिटिव फैमिली के साथ, तो उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 5th डे होता है इसका, वो डी डे होता है। और जैसा पहले चर्चा हुई कि आप एक पॉजिटिव आदमी को अगर उसके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, उसके बाद उसका फीवर ठीक है, कोई सिम्टम नहीं है, तो आप नई गाइडलाइन में उसको अगर वो टेस्ट ना भी करवाएं तो चलेगा, पर और नहीं कराएंगे जैसी ICMR की गाइडलाइन है। पर अगर ये उनके टच में आए हैं तो इनको एक टेस्ट क्वारंटाइन में जाके 5वें दिन कराना है, और उसके बाद क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड लंबा भी हो सकता है, तो इनको डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि इनको तो कोविड हुआ ही नहीं, इनको एक टेस्ट और कराना पड़ सकता है और कराना चाहिए। तो इस तरीके से, और ये गाइडलाइंस कोई डायनेमिक गाइडलाइंस है, ये रोज चेंज हो रही है। 200 टाइम्स हमारे ऑर्डर्स आ चुके हैं गवर्नमेंट के या ICMR के, जिसके अंदर गाइडलाइंस मॉडिफाई होती रहती हैं। जैसे जैसे हमारी नॉलेज, ये नया वायरस है, नॉलेज रोज चेंज हो रही है और हम बेटर होते जा रहे हैं इसको समझने में। और जैसे कि पहले समझा गया था कि हमको निमोनिया होता है, अब समझा गया है कि ये तो थ्रोम्बोजेनिक फिनोमेना है, इन्फ्लामेशन है, इसलिए पहले वेंटिलेटर्स पे डाला जाता था पेशेंट्स को, अब ऑक्सीजन, हाई ऑक्सीजन वेंटिलेटर को अगर बहुत जरूरी ना हो तब तक अवॉइड किया जाता है। सारा कुछ चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, और स्ट्रेन्स भी चेंज हो रहे हैं, वायरस अपना रूप भी बदल रहा है। तो इसलिए मास्क की इंपॉर्टेंस, कॉन्टैक्ट की इंपॉर्टेंस जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था, और उसके बाद हमारी अवेयरनेस जो है उसमें हम एक एस्पेक्ट को देखते हुए, मास्क पहन लिया, हाथ धोना भूल गए, हाथ धो लिए और उसके बाद फेस को टच कर लिया, और उसके बाद अपने आंखों में टच कर लिया, ये सारी चीजें अवॉइड करना जरूरी है। इसीलिए हमारे ये सारे के सारे जो रूल्स हैं इनको फॉलो करना है, जिसको हम समझ चुके हैं। अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है, एक गांव के कोने में भी अवेयरनेस पहुंच चुकी है। अब है कंप्लायंस की जरूरत कि उसको हम लगातार ऑनर करें, जो हमने, हमारी नॉलेज बढ़ी है, क्योंकि ये वायरस गया नहीं है, ये वायरस घटा नहीं है, ये वायरस फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी घटा कहीं तो फिर दोबारा वहां पे बढ़ रहा है। और इसलिए हमको याद रखना है 1918 में जो पेंडेमिक हुआ था वो 2-2.5 साल चला था, और अगर इसको हमको रोकना है और इससे बचना है तो हमको लगातार। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने इतने विस्तार से इनका जवाब दिया है, मुझे लगता है इनकी सारी भ्रम भ्रांतियां दूर हो गई है। हम फौरन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अच्छा बाबू नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है, पर कैसे? हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, बस चलेगा। हमें कौन सा फिल्म स्टार या ओलंपिक खिलाड़ी बनना है? पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में, रोजमर्रा के हर काम में। नुकसान समझ लिए ना, बस हो गया काम आसान। अब लगाइए दिमाग को काम पे और फिर देखिए उसका खेल, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए।
Welcome back. You're watching Doctor Speak, and Dr. Sood, our expert on the show, was just telling our caller Sagar about how good it is that he's alternating his masks and further steps to take care and precautions. We go across to our next caller, Premchand from Mumbai. Premchand ji, thank you so much for calling in. What is your question? From Mumbai, I am 72 years old. जी ऐसा है मैडम, कोई कोविड पॉजिटिव आया, भर्ती हो गया जी और उसके सिम्टम्स भी थे काफी, और बाद में वो 10 दिन 10-12 दिन सब सिम्टम्स चले जाते हैं जी, लेकिन उसका अभी नेगेटिव नहीं होता है, तो कितने दिन में नेगेटिव होगा वो? ओके ओके डॉक्टर परमजीत, अच्छा, पहले भी अभी डिस्कस हुआ था ये कि जो आईसीएमआर की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसमें जो पेशेंट जिसके सिम्टम्स आए हैं और जिसका हमने पॉजिटिव डिटेक्ट कर लिया है, यूजुअली हम उसको जो है, हमारी जो आईसीएमआर की जो लेटेस्ट डिस्चार्ज पॉलिसी है, हम लोग उसको रीटेस्टिंग नहीं करते हैं। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है लेटेस्ट अभी की जो चल रही है, करंट गाइडलाइंस है, उसमें माइल्ड टू मॉडरेट वाले पेशेंट को रीटेस्टिंग नहीं करते। यूजुअली जो पेशेंट है 10 दिन में नेगेटिव हो जाता है यूजुअली, अनलेस की कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो या कुछ और कोमॉर्बिडिटी हो, तो उन पेशेंट्स में कुछ लंबे टाइम तक वायरस रह सकता है। कोई स्टेरॉइड्स पे लंबे टाइम से हो तो उसमें भी वायरस लंबे टाइम तक रह सकता है, लेकिन यूजुअली जो है 9 to 10 डेज में वायरस जो है एलिमिनेट हो जाता है। वो पेशेंट जो है दूसरों के लिए ट्रांसमिबल नहीं रहता, दूसरों को उसके थ्रू संक्रमण यूजुअली नहीं फैलता है, यूजुअली 10 दिन के बाद। जी डॉक्टर परमजीत, एक इसी से जुड़ा एक सवाल एक आया है, आशीष पांडे जी पूछना चाह रहे हैं, वुड इट बी सेफ टू बी इन कांटेक्ट विद कोविड रिकवर्ड पेशेंट और शैल बी रिफ्रेन फ्रॉम द रिकवर्ड पेशेंट टिल 90 डेज? तो आप, मुझे लग रहा है ये जो बता रहे थे इसी से कनेक्टेड ही है। जी हाँ जी, 90 डेज तो बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, क्योंकि यूजुअली जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो 10 डेज 10 + 7 17 डेज के लिए होम आइसोलेशन एडवाइस करते हैं। तो 17 डेज के बाद में हम अपने आप ही पेशेंट कहते हैं कि वो अब उसके बाद मिक्सअप हो सकता है 17 डेज के बाद में, क्योंकि हम लोग अपने हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी भी यूज़ कर रहे हैं जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स हैं उनके लिए, तो हम लोग उनकी एंटीबॉडी भी टेस्ट कराते हैं। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट को हम लोग जो रिकवर हो चुके हैं उनको बुलाते हैं, उनकी एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। यूजुअली ज़्यादातर लोगों में आईजीजी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो उनमें से हम प्लाज्मा लेके और फिर पेशेंट्स में जो मॉडरेट टू सीवियर है उनको ट्रांसफ्यूज करते हैं। राइट, तो 17 डेज के बाद में वो मिक्सअप हो सकता है। right, well 17 days, but when we're talking about antibodies, Dr. Gurtu, does it mean that that patient will never have COVID-19 again? There is a confusion about this, and how long actually to the layman would you say antibodies, how long do they continue to exist in the body? What is that, what is the process basically? So the process is that first of all, we are not very clear about how long this antibody based protection lasts. A 3-month would be a reasonable estimate given what we know. It may change. How does this process begin? If I get the virus, let's say coronavirus today, 5 days average, I get the first symptom, say fever and cough. Right. After day 5 of getting the infection. Now, after that, roughly around 7 days later, the first antibody response will mount. That will be what we call IgM. That's short-lived, it rises and then it falls within 2 weeks. And 2 weeks on, the next antibody takes over, which is a relatively longer lasting. We call it IgG. How long does that last? We don't know for sure, to be honest. Probably 3 months at least. Now, if the antibody disappears, does that mean that I'm again prone to, I've lost all my immunity? Again, we don't know, but probably not. There are other arms of immunity apart from antibody. Those are called the cellular immunities, T-cell based. They can take over, and both these antibody arms, the immunity arms, they converge onto the same basic principle called memory, yaddash. So the immune system creates a memory for that virus, even though it may not be detectable in terms of IgG. But that memory retains itself within the cellular immunity, the T-cell based immunity. Right. So this is this thing. So
at least 3 months, most likely. Beyond that, we are yet to see. We are still examining the issue. Right. जी, एक कॉलर हमारे साथ है, रुकमा, उन्हें ले लेते हैं। रविकांत है कांगड़ा से। जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर मैं पूछना था कि हमें 7 दिन हो गए घर में आइसोलेट, 2 भाई हैं हम, हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो हमने सिम्टम तो कोई नहीं, ना बुखार ना सर्दी ना जुकाम, इसके बारे में पूछना था। जी जी, डॉक्टर गुर्तू अगर आप सवाल का जवाब देना चाहें। तो इन्होंने कहा कि इनका आवाज ठीक नहीं आई मुझे, अगर आप इनको 7 दिन हो गए हैं, इन्होंने सेल्फ आइसोलेट में हैं, आइसोलेशन में हैं, लेकिन इन्हें कोई सिम्टम नहीं है, तो आगे क्या? तो यही आम बीमारी ऐसे ही आ रही है कोविड की कि शुरू में थोड़ा सा बुखार खांसी वगैरह होता है, उसके बाद ये अपने आप 2-3 दिन में ठीक हो जाता है ज्यादातर लोगों के लिए, और फिर ये बिल्कुल लक्षणहीन हो जाते हैं, कोई लक्षण रहते ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी बाहर चले जाएं, ये पूरे 17 दिन घर में ही रहेंगे, सबसे दूर मास्क लगा के घर में भी एहतियात रखेंगे, और 17 दिन होने के बाद ही ये बाहर जाएंगे। तो लक्षण होने न होने के बावजूद, क्योंकि लक्षण गायब हो जाते हैं ज्यादातर लोगों में 3 से 4 दिन, और ये अच्छी बात है इनके लिए, ये पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे, और औरों को भी सुरक्षित रखना अभी मेन मुद्दा है इनके लिए। तो बाहर न जाएं घर से, औरों से संपर्क में न आए अगले 17 दिन तक, उस पहले लक्षण 17 दिन तक। जी, डॉक्टर सूद आपके पास एक सवाल के साथ आते हैं, पूछना चाह रही हैं कि आई एम 65 years old, suffering from fever. For days I have no other symptoms of COVID except light cold. What preventive measures for me, including medicine, to be taken? This is Kamal Sen, yes, who is asking this question. Dr. Sood. जो सिम्टम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेना चाहिए कि लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट ये ऑलमोस्ट इक्वल माने गए हैं RT-PCR के, जो हमारे मेडिकल एसोसिएशंस में जो इसके ऊपर गोष्ठियां हुई हैं, और इसलिए उसके बाद इनको जुकाम भी है और फीवर भी है, और ये एक ऐसा है कि इनको टेस्टिंग की जरूरत है। और बुखार जब तक ठीक नहीं होता, जब तक, और उसके बाद आपको कितने दिन तक आइसोलेशन में रहना है वो भी जरूरी है, और जब आप टेस्ट के लिए सैंपल दे देते हैं आपका आइसोलेशन शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उसके बाद आइसोलेशन शुरू होगा, और जब आप आइसोलेशन में रहते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, आपको फीवर नहीं होता, 3 दिन 7 दिन निकल जाते हैं, तो उसके बाद आपका बिना टेस्ट के भी क्वारंटाइन खत्म हो सकता है। जैसा बात हुई 14 से 17 दिन के बाद ये वायरस अगर पॉजिटिव भी आता है तो कई बार डेड वायरस होता है जो शो कर जाता है, इसलिए इसका भी टेस्ट की भी जरूरत नहीं रही है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, जब आपको सिम्टम्स भी नहीं है और बुखार भी नहीं है। और जैसा कि अभी पहले वाले श्रोता ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर कांटेक्ट में वो रहा है और उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, उसने आइसोलेशन कर लिया है, हाँ, जिसको हो चुका है उसको मैंने पहले भी कहा टेस्ट की दोबारा जरूरत नहीं भी हो सकती, पर जिसको 5 दिन निकलने के बाद उसने एक टेस्ट किया और वो नेगेटिव आ गया है, उसको अपना क्वारंटाइन खत्म करने से पहले एक टेस्ट और करवाना पड़ेगा, जिससे कि वो प्रूव हो जाए कि वो नेगेटिव ही रहा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड टोटल जो पॉसिबल है मैक्सिमम वो निकल गया है। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस सारी चीज को समझें और इसके अकॉर्डिंगली जिसको हो गया है वो क्या करे और जो कांटेक्ट में आया है वो क्या करे, दोनों का आइसोलेशन, दोनों के क्वारंटाइन में यही फर्क है। राइट. And on our Facebook page, we have a question. I do not really know how relevant it is, but I'd like to ask Dr. Paramjeet all the same. Our visitor asks, is methylene blue effective in corona? Can we use it for prevention? What is the oral safe dose? Is it legal to use it? Is it safe as it is potentially carcinogenic? Is this a relevant question, Dr. Paramjeet? No, I am not aware of this methylene blue use in this. I am not aware. All right. Maybe Dr. Rajeev should answer. Dr. Gurtu, if you would like to answer the question. Absolutely not. Methylene blue is in no way, not even remotely useful for COVID-19 treatment. It is harmful. It's toxic. Don't use it. Never. Right.
डॉक्टर परमजीत, आपके पास दूसरे सवाल के साथ आते हैं कि गर्भवती महिलाएं किस तरह से अपना ख्याल रख सकती हैं, खासकर जब उन्हें नॉर्मल चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इरफान खान पूछना चाह रहे हैं, किस तरह से अपना ख्याल रख सकती हैं इस वक्त में? गर्भवती महिलाओं में देखा जाता है कि उनको टेस्टिंग के लिए जाना पड़ता है और भीड़भाड़ होती है जहाँ पे वो जाती है। और हमारे पास जितनी गर्भवती महिलाएं कोविड पॉजिटिव करके आई हैं, ज्यादातर में सिम्टम्स नहीं होते हैं, माइल्ड सिम्टम होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और उनको जो है प्रॉपर मास्क यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, डिस्टेंस जो नॉर्मल प्रिकॉशंस है वो यूज करने चाहिए, अपना न्यूट्रिशियस डाइट ले, फोलिक एसिड और जो भी गायनिकोलॉजिस्ट द्वारा उनको विटामिन और आयरन जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनको प्रॉपर लेते रहें और डाइट पे ज्यादा ध्यान दें, बेसिकली ओरल हाइड्रेशन मेंटेन रखें, इन सब चीजों का ज्यादा ध्यान रखें। हालांकि गर्भवती महिलाएं जो हमारे पास जो अपना एक्सपीरियंस है हमारे हॉस्पिटल का, जो एडमिट हुई हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं आए हैं। और डिलीवरी के बाद भी जो नवजात शिशु होते हैं वो भी ज्यादातर रेयरली कोई पॉजिटिव होता है, लेकिन ज्यादातर में नेगेटिव ही आता है उनके अंदर भी। Right, we have a caller, युगपाल जी from Delhi. युगपाल जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते युगपाल जी, if you can hear us. बहन है जी जी से बड़े हैं दोनों, और एक छोटी बहन है जो स्पेशल चाइल्ड है, और दोनों ही, इन तीनों को ही डायबिटिक और वो सब प्रॉब्लम है। मैं सोसाइटी में रहता हूँ, तो क्या ये लोग शाम को जा सकते हैं? कहना मानते नहीं है, इनके लिए मैं क्या प्रिकॉशंस ले सकता? जी डॉक्टर गुर्तू। जी मैम। हाँ, तो क्या ये जा सकते हैं? अब सवाल यह है कि कहाँ जाना चाहते हैं और किस प्रिकॉशंस के साथ वहां जाएंगे। दो सवाल हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? अगर तो ये आउटडोर्स यानी बाहर खुले इलाकों में, पार्क जहाँ हवा है, चारों तरफ पेड़ हैं, हवा है, पार्क्स हैं, वहां जाने में कोई खतरा नहीं है। अगर भीड़ भाड़ से दूर रहें, कोई खतरा नहीं है। बाहर आउटडोर्स पार्क में वॉकिंग, लाइट जॉगिंग, एक्सरसाइज वो जरूरी है, डायबिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए, उसमें कोई खतरा नहीं है। सिर्फ भीड़ से दूर रहें, भीड़ में ना जाएं, आउटडोर्स सेफ है। दूसरा, अगर ये जाना चाहते हैं मॉल्स में, मार्केट्स में, सिनेमाज में, जहां पर बंद कमरे हैं, एयर कंडीशनिंग है जो कि एयर को अंदर ही अंदर घुमा रही है, रिसर्कुलेट कर रही है, खिड़कियां दरवाजे नहीं खुले हैं, भीड़ है अंदर, वहां ना जाएं क्योंकि डायबिटिक हैं। और अगर बहुत जरूरी भी है तो मास्क लगा के जाएं और दूरी बनाए रखें। दूरी मतलब भीड़ के अंदर ना मिले, ना घुल जाएं। तो 2 मीटर की दूरी बना के मास्क लगा के जाएं अगर जरूरी है। अगर जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है, तो भीड़ भाड़ के इलाकों में, खासकर बंद कमरों के अंदर जहां पर हवा का सर्कुलेशन खराब है, उससे दूर रहें। डायबिटिक हो तो भी, अगर डायबिटीज नहीं है तो भी अच्छा है अगर दूर रहें। जरूरत है मास्क और डिस्टेंसिंग बना के आउटडोर्स खुले में, पार्क में जरूर जाइए, जरूर एक्सरसाइज करिए आधे घंटे रोज, बहुत जरूरी है आपके लिए अगर डायबिटीज है तो। जी डॉक्टर गुर्तू, इसी से कनेक्टेड है अगला सवाल। ये भी बच्चों के संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट अबाउट कोविड वायरस प्रेवलेंस इज अंडर 10 years of age and what precautions is to be taken during their vaccination of the children in dispensary? So as of today, whatever we understand, children are rather protected. One, they get it less often under 10 than adults. Above 16, more likelihood of getting COVID. Under 16, less. Number two, when children do get it, they don't seem to suffer severe consequences. Majority of them. Exceptions are there. So on the whole, under 16, under 10, it's not a very bad condition for them. Their precautions are the same as for everyone else. Though it will be difficult to enforce it on children because children by nature are very gregarious, very active, energetic, and they tend to not to follow rules. So to the extent you can, maintain the same social distancing, avoid crowdings, avoid mixing up in big groups with close proximity, try to enforce masks and all as much as you can. After that, it's not a very bad situation compared to people above 10 or 16 years. For those who are under 10, under 16 years, situation is not that bad as far as COVID goes. Vaccination, the normal vaccination should continue as it is. COVID or no COVID,
COVID makes no difference to that. They should go and get themselves vaccinated according to the usual schedules wherever they are on that timeline. Right. Right now we have another caller from Jamnagar in Gujarat, Mr. Mehta. Mehta ji, namaste. आपका प्रश्न पूछिए. जी. मैं मिथिलिन ब्लू के लिए सवाल करता हूँ. जी. मिथिलिन ब्लू करके डाई आती है केमिकल, वी यूज इट. मेहता जी, आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी डॉक्टर गुर्तू दे चुके हैं कि इट्स नॉट सेफ, इट्स टॉक्सिक, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. नहीं, मेरा वही सवाल नहीं है, उनके रिलेटेड जरूर है जी. कि वही जो यूज कर रहे हैं तो उनके लिए कोई लीगल अथॉरिटी एक्शन ले सकती है क्या? डॉक्टर गुर्तू. देखिए, मिथिलिन ब्लू कोविड से कोई संबंध, कोविड के इलाज से कोई भी संबंध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अभी तक स्थापित नहीं हुआ है. आगे आने वाले समय में मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज के वक्त मैं इतना बता सकता हूं कि मिथिलिन ब्लू बहुत हानिकारक है, एक तरह का जहर है. अगर आप कोविड मरीज को या किसी को देते हैं तो ये तो राइट. डॉक्टर, तो मिस्टर मेहता, we are answering questions. हम questions answer कर रहे हैं on COVID-19. So if you have anything related to that, you can call up at any time. Thank you so much for calling in. Shubham Agarwal, Dr. Gurtu would like to ask, sir, मुझे 60 days हो गए हैं for loss of smell and taste. इसे ठीक होने में कितने टाइम लगता है? लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट ये काफी कॉमन तो नहीं, लेकिन स्पेसिफिक, बड़ा टिपिकल है लक्षण कोविड-19 का. कितना टाइम लगता है अभी हम पूरी तरह से नहीं ये जानकारी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर, 3 से 6 महीने के अंदर अंदर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा जी. अगर हम और भी बहुत और वायरसेस से भी यही लक्षण आता है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट. बहुत सारे वायरसेस हैं, पैरा इन्फ्लुएंजा, उनसे भी होता है, ये देखा गया है. तो उनमें 3 से 6 महीने तक हमने देखा है. तो उम्मीद यही है कि ये भी 3 से 6 महीने में ठीक हो जाना चाहिए. राइट. डॉक्टर परमजीत, आपके पास आएंगे. ये पूछना चाह रहे हैं कि इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, शी वाज टेस्टेड पॉजिटिव बट आफ्टर 12 days शी स्टिल हैज कॉफ एंड नो सेंस ऑफ स्मेल. व्हाट शुड दे डू? Okay, so after 12 days she is having no smell and there is a cough also. Okay, for the cough she can take any anti-allergics, steam inhalation can be given, and and she is not having any fever, so it's and she should be quarantined for that period, because the total isolation period is 17 days. So for that period she should be in isolation, and depending on the symptoms she can take the symptomatic treatment. She is having cough, she can have anti-allergic, and there is no fever. And for other symptoms, like she should continue to have the multivitamins, zinc, and all these multivitamins. She should take vitamin D, should also be taken along with it. And sir, she is pregnant, so she can consult her doctor as well. Yeah. She should consult, Yes. and she might be on some folic acid and iron and other multivitamins supplementation. Right. Dr. Sood, coming to you, a question being asked by Harish Sharma. He says, what is the role of antibody test in this pandemic? If I am not affected by COVID till date, do I still need to get the antibody test done? See, antibody tests are done for 2 things. One is the general survey, that how many people have, because we are now discussing that patients may remain asymptomatic totally, and they have encountered COVID virus, but they remain asymptomatic. They will not come to know that infection was there and whether community spread is there or not. So it has been found that almost 1/3 of the people who have been tested in different surveys, maybe lower than that or maybe approximately that, they have been found to be antibody positive. The second is in the follow-up, that for how long these antibodies will last. Dr. Gurtu has just told that in the early phase there are IgM, and long-lasting antibodies are IgG, and they will last, and that frames the basis of plasma therapy also.
And because in the early phase, when the patient starts showing that patient is going for oxygen saturation is lowering, and there are symptoms, patient is having patch or some problem in the lungs, at that time the antibodies which has been tested, there are some initial reports plus minus coming on this aspect, but theoretically and with the experience of some people, and many plasma banks are now established, if the people after that antibodies are tested, either they are positive or negative, if you are going for donation, then accurate level of antibodies is tested, and then only that plasma is transfused to the patient who is likely to be going for moderate or severe in the first phase of the illness, because they are giving some antibodies as the passive. To give antibodies only, there are three things. One is by this passive, the second is the herd immunity, which if everybody is getting infected, and your positivity of antibody in the survey that keeps on increasing, and whole population gets indirectly protected, but it has the heavy penalty that if we wait for that, many deaths will occur. And the third is the vaccine. And vaccines, the way the strains are changing and the problems are coming, the success of vaccines in the general use is yet to be seen. And once they come, some people are claiming that it is not going to be more than 50%. Some people are saying it is going to be very good if the vaccines are coming. Some people are saying that there may be boosters required if the vaccine is given. So about antibodies, right from the survey to the treatment through plasma, and also for our future observations and studies and trials, these are important, and these are the tests which can be done in the suspected population, whether they have already encountered the COVID infection or not. जी डॉक्टर गुर्तू आपके पास आएंगे एक सवाल के साथ। अब थोड़ा ब्रीफली हमें जवाब देना होगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। पेशेंट हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड आफ्टर प्लाज्मा थेरेपी बट कंटिन्यूअसली ही इज इन आईसीयू ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर। Is plasma treatment is the reason for the blood sugar levels, and the now level is 600 plus? What kind of treatment and precaution should be given to cure and control blood sugar of the patient, and his age is 35? Kindly advise. So no, plasma therapy has nothing to do with blood sugar levels in this person. They are not related. He needs insulin. If it's 600, he needs insulin by infusion. मतलब through infusion वो continuously देते हैं. The doctors will know. So insulin infusion is needed for him until they come to below around 180 and 200. Then it will be switched over to the usual insulin that you give in the skin. So right now he needs insulin infusion since his blood sugar is 600, and it needs to be checked whether he has ketone bodies and all those things. The doctors will know. It's a very standard protocol. But plasma therapy has nothing to do with blood sugar. Right. एक और छोटा सा सवाल ले लेते हैं। Formation of mucus in throat and mild headache are symptoms of COVID? Dr. Gurtu? No and yes. Now we know that if it's classic COVID, then you will have fever plus cough or breathlessness. Fever plus cough, that is at least 2. If you don't have these 2, fever and cough or breathlessness, then you get atypical symptoms. There at least 3 must be present, 3 of them, which means sore throat, loss of smell, diarrhea, body aches, weakness, etc., etc. So since it's only sore throat and phlegm, it may not be COVID. It may just be, we all keep getting it in this changing seasons due to allergens, due to dusts, and due to increasing pollution loads with the winter setting in. So it may not be if it's the only symptom. But if there is fever, then yes, it could be, could be. But phlegm and sore throat alone could be due to a myriad, many causes, not just COVID, and it may not be. Right. तो रुकमा, हमारे पास सवालों का सिलसिला तो अभी जारी है, लेकिन जिन दर्शकों के सवाल आज हम नहीं ले पाए, हम कल फिर 1 घंटे के लिए आपके साथ जुड़ेंगे, तो आप कल फिर अपने जवाब हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं अपने सवालों के। डॉक्टर परमजीत, डॉक्टर सूद, डॉक्टर गुर्तू, आप तीनों ने अपना समय हमारे साथ बांटा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से सभी दर्शकों को दी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
Many thanks to our guests, Dr. Paramjeet, Dr. Sood and Dr. Gurtu, as Jyotika has said. And with that, we close this edition of COVID-19 Doctors Speak. But do tune in again tomorrow on this channel at this time. Namaskar. नमस्कार.